सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाज़रीन, ज़रा आज हम शो का आगाज़ करते हैं कराची की बारिश से। तो बारिश ने ऐसे टाइम टेबल से सेट कर लिया है कराची में और टाइम से बारिश होती है रोज़ाना। आज 5वां रोज़ था और आज भी जैसे ही दोपहर का 1 बजा तो काले बादलों ने पूरे शहर को घेर लिया और फिर उसके बाद 2 बजे से लेकर 3 बजे तक और कई इलाकों में तो 3:30 बजे 1 से 1.5 घंटे तक मुसलसल मूसलाधार बारिश हुई। इस बारिश के बाद सड़कों पर पानी जमा हो गया। लेकिन एक अच्छी खबर जो कि नहीं है वो ये है कि कराची नेशनल स्टेडियम में खेले जाने वाला पाकिस्तान श्रीलंका का मैच भी मनसूख हो गया। शौकीन क्रिकेट जिसे इंतजार था कि 10 साल बाद इंटरनेशनल क्रिकेट बहाल हो रही है और आज वो मैच देखेंगे, वो मायूस हो गए और वो काफ़ी देर तक बैठे रहे। लेकिन अब यहाँ से शौकीन भी जा रहे हैं और क्या टीम्स भी यहाँ से निकल रही हैं और वहाँ पर क्या सूरत हाल है, क्या होगा जिन लोगों ने टिकट्स खरीदेंगे उनके पैसों का, इस तमाम सूरत हाल में बात करते हैं। नादरा मुश्ताक हमारे साथ हैं। नादरा, बारिश हुई, ज़ाहिर है 5वां रोज़ था, रोज़ बारिश हो रही है, लेकिन आज की बारिश ने मैच मनसूख कर दिया। क्या सूरत हाल आपने देखी आज? सुमैया, जैसा कि आप बता रही थी अभी कि रोज़ाना की बुनियाद पे बारिश हो रही है, बिल्कुल मैच मनसूख हो गया क्योंकि आउटफील्ड इस कदर भीगी हुई थी। और बड़ा अफसोस होता है ये कहते हुए कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास लाखों रुपया खर्च करने को है लेकिन सुपर सॉपर इनके पास नहीं है ज़्यादा, जिसकी वजह से ग्राउंड को जो है वो खुश किया जा सकता है बर वक्त। उसके अलावा मैच जो मनसूख हुआ है ग्राउंड स्टाफ के इंतज़ार में था। अगर बारिश नहीं होती, 8:30 बजे का ऑफिशियल टाइम था, उस दौरान अगर बारिश नहीं होती तो ग्राउंड स्टाफ अगर गो अहेड देता तो तब होती, लेकिन ग्राउंड स्टाफ ने देखा क्योंकि 5 बजे के बाद फिर बारिश की पेशगोई है तो इस वजह से उन्होंने कॉल्ड ऑफ कर दिया, जो कि हम कल आपको बता चुके हैं बोल्ड टीवी के तवज्जुह से कि आज का मैच जो है वो कॉल्ड ऑफ होगा क्योंकि मौसम इजाज़त नहीं दे रहा था। अब रही बात शायकीन क्रिकेट की, तो शायकीन क्रिकेट बहुत ज़्यादा बेताबी से इंतजार कर रहे थे। 10 साल के बाद एक बहुत बड़ा मार्का यहाँ पर सजने जा रहा था। उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह अनाउंस किया कि उनके पैसे जो हैं पूरे के पूरे मुकम्मल बगैर किसी डिडक्शन के उनको वापस कर दिए जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है बारिश के बायस वो भी नहीं हो रही। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का एरिया है वहाँ पर भी पानी है, जो नया हालांकि बिल्डिंग बनी है बिल्कुल, वहाँ पर भी पानी इतना ज़्यादा मिकदार में भरा हुआ है कि उसको मुस्तकिल स्क्वीज़ कर करके टब्स भरे जा रहे हैं। तो ये तमाम कुछ चीज़ें लूप होल्स हैं, लेकिन बारिश जो है वो अपनी जगह पर कायम दायम है। पूरा स्टेडियम जो है वो इस वक्त तालाब का मंजर पेश कर रहा था। जो लोग यहाँ पर आ रहे थे उनको बहुत शुक्रिया नादरा मुश्ताक, आप हमें बता रही थी ज़रूरत हाल। अफसोस की बात है मैच तो ना हो सका, लेकिन नाज़रीन इससे ज़्यादा अफसोस की बात यह है कि कराची में बारिश हमेशा जहमत बनकर आती है और ऐसी जहमत कि कराची वालों की जान ले लेती है। जी हाँ, कराची में एक बार फिर करंट लगने से कुछ अमवात हुई और हमने पिछली दफ़ा भी देखा था कि जब एक स्पेल आया था बारिशों का तो जो फैक्ट्स एंड फिगर्स थे वो ये थे कि 19 हलाकतों का जिम्मेदार तो नेपरा ने कराची के इलेक्ट्रिक को जिम्मेदार करार दिया था और वैसे तकरीबन 35 हलाकतें हुई थीं। और अभी कितनी हलाकतें हुई हैं, क्या सूरत हाल है, आखिर के इलेक्ट्रिक इस पर कर क्या रही है? शुएब बर्नी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। शुएब, आज भी कुछ हलाकतें हुई हैं करंट लगने से, कितनी हलाकतें हुई हैं? जी सुमैया, कराची में आज दिन के दौरान 3 अफराद को करंट लगने के वाकयात पेश आए हैं। साइट एरिया के इलाके में जहां पे जामा बिनोरिया मदरसा कायम है वहां पे डायमंड कंपनी के करीब 2 नौजवान वहां से 2 अफराद गुजर रहे थे कि बिजली का तार टूटा और उसकी नतीजे में उन दोनों अफराद को करंट लगा और वो दोनों अफराद वहीं पर जमा पानी और बिजली के टूटे हुए तार में करंट लगने के बाइस ऑन स्पॉट इंतकाल कर गए। जहां बहाक होने वाले जो दोनों अफराद हैं ये डायमंड कंपनी के करीब से गुजर रहे थे जब इनकी मौत वहां पर वाक़ई हुई, जिनकी शनाख्त अब्दुल मन्नान और अब्दुल रऊफ के नाम से हुई है। अब से कुछ देर कबल एक ऐसी जख्मी लड़की को बिना अस्पताल मुंतकिल किया गया है जिसको बोर्ड बेसन के इलाके में करंट लगा है और ये सड़क पे उसको करंट लग रहा था, लेकिन अल्लाह ताला ने जिंदगी रखी हुई थी। ये खुशकिस्मती से इसकी एक वीडियो भी वायरल हुई जिसको करंट लग रहा था। करीब में एक ठेले वाले का ठेला था और कुछ लोग वहाँ पे मौजूद थे। उन्होंने फौरी तौर पे वहाँ पे लकड़ियों की मदद से, डंडों की मदद से इस लड़की को बचाया और ये लड़की जिंदा बचने में कामयाब हो गई, जिसकी शनाख्त 21 साल सुमैया के नाम से हुई है और ये लड़की कराची के इलाके हिजरत कॉलोनी की रिहायशी है।
लड़की को इस वक्त जिना अस्पताल मुंतकिल किया गया है। जिना अस्पताल की जो डॉक्टर सिमी जमाली है, उनका कहना है कि लड़की की हालत खतरे से बाहर है और इसकी जान जाने का कोई अब खतरा मौजूद नहीं है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका शुएब बंडी, हमें तमाम तर सूरत हाल के हवाले से आगाह कर रहे थे। अफसोस की बात है कि ये वाक़यात इससे पहले भी हुए हैं, मुकदमे भी दर्ज हुए हैं, लेकिन के इलेक्ट्रिक ने कोई हिकमत अमली नहीं अपनाई। कराची में जब बारिश होती है तो लोग बारिश से इंजॉय करने के बजाय उसकी जो आगे के जो आफ्टर शॉक्स कह लें या उसके सर्कमस्टांसेस कह लें या इफेक्ट्स कह लें, उनसे ही निकल नहीं पाते हैं, लोगों की जानें चली जाती हैं। लेकिन ये बारिश कब तक रहेगी? ये बारिश बरसाने वाला सिस्टम क्या अब भी कराची में मौजूद है? इसकी ज़रा हम फोकास्ट ले लेते हैं। सरदार सरफराज डायरेक्टर मैट हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सरफराज साहब, क्या कराची में बारिश बरसाने वाला सिस्टम अभी भी मौजूद है? देखिए, कराची के अराउंड मौजूद है। एक्चुअली वही राजस्थान और हमारे एडजॉइनिंग ईस्टर्न सिंध पे मौजूद था और यहाँ तक उसका असर था, तो ज़्यादातर हिस्सा इसका बरस चुका है। अब इतनी ज़्यादा तेज़ बारिश का इम्कान कम ही है। अलबत्ता क्लाउडी वेदर और उसके साथ लाइट रेन या ड्रिजल रात के किसी औकात में हो सकती है, कहीं कहीं मॉडरेट भी हो सकती है, लेकिन जो इसका सिस्टम का जोर था वो तकरीबन बरस चुका है और उम्मीद है कि कल सही हो जाएगा वेदर। अब कराची से तकरीबन ये सिस्टम ओवर है आज। सरदार सरफराज साहब, लेकिन आप लोगों की प्रेडिक्शन थी महकमा मौसमियात की कि 30 सितंबर तक बारिशें होंगी। जी जी बिल्कुल, 30 सितंबर तक पहले प्रेडिक्शन थी, इस वजह से कि वो हम इस सिस्टम को बिल्कुल कराची के ऊपर या सिंध के ऊपर इसका सेंटर आते हुए उस वक्त फोर्स ही कर रहे थे। अच्छा। लेकिन अब इसका चूंकि ज्यादातर हिस्सा उधर राजस्थान में ही है, तो यानी कि आप ये कह रहे हैं कि हल्की बारिश हो सकती है, तेज बारिश की उम्मीद नहीं है आप? जी जी, हल्की बारिश या हल्की से दरमियानी बारिश रात में या कल सुबह तक इसका चांसेस है, दोपहर तक ज्यादा से ज्यादा, उसके बाद कराची के लिए क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया सरदार सरफराज। तो ये कह रहे थे कि अब तेज बारिश वाला सिस्टम जो है वो कराची से निकल चुका है। और ये के इलेक्ट्रिक वाली जो सूरत हाल थी नाज़रीन, हमने नूर अफशां जो कि तर्जुमान के इलेक्ट्रिक हैं उनसे रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन बोल के बार बार रब्ता करने के बावजूद उन्होंने हमारी कॉल अटेंड नहीं की। अगर वो मेरी बात सुन रही हैं या उन तक मेरी बात पहुँच रही है तो बराए मेहरबानी हम ये चाहते हैं कि के इलेक्ट्रिक का मौक़िफ़ भी आपका सामने आए। आखिर के इलेक्ट्रिक क्या कर रहा है, इस पर कोई हिकमत अमली बनाई गई है या नहीं बनाई गई है, या फिर कराची वाले अपनी जानें ऐसे ही गंवाते रहेंगे? वो बारिश में अगर बाहर निकलेंगे तो अपनी जान गंवा के ही घर पहुंचेंगे। प्लीज़ नूर अफशां साहिबा, अगर आप तक मेरी बात पहुंच रही है तो आप कॉल पिक करें ताकि आपका मौक़िफ़ हम ले सकें। नज़ीर लगारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं कराची स्टूडियोज़ में। आप सॉरी, क्योंकि ये ज़रा हमें ज़रूरी था कि सारी स्टोरीज़ में कवर कर लूँ, फिर आपकी जानिब आऊँ। आप भी कराची के रिहायशी हैं, आप भी कराची में रहते हैं। सर, मुझे तो अपना बचपन याद है कि बचपन में हम बारिश को बड़ा एंजॉय करते थे, लेकिन शायद मेरे बच्चों का बचपन यह चीज़ नहीं याद कर पाएगा कि उन्होंने बचपन में बारिश को एंजॉय किया होगा। क्या कहेंगे? मेरा बचपन भी यहीं गुजरा है। 1963 से 55 नहीं बल्कि ज़्यादा अरसा हो गया है इस शहर के अंदर, और हमें तो हैरत होती है कि इस शहर को किस तरह से, ये शहर मिसाल होता था एशिया के अंदर। बिल्कुल। कि यहाँ पर मौसम के मुताबिक जो माहौल है उसको मेंटेन रखा जाता था, सड़कें साफ़ होती थीं, बिल्कुल, निकासी आब का इंतज़ाम था, सारा सिस्टम ठीक था। एक तो ये है कि जिन लोगों की जानें गई हैं उनका बहुत अफसोस है, और आपके नाम की निस्बत से एक बच्ची की ज़िंदगी बची है, सुमैया थी, अल्लाह ने उसे ज़िंदगी दी, वो बच गई है, वरना कोई ऐसी सूरत हाल नहीं थी कि ऐसी इस तरह से बिजली में वो वीडियो वायरल भी हुई जिसमें देखा गया कि वो लड़की किस तरह पड़ी हुई है, तड़प रही है, और किस तरह बचाया गया। ये बहुत बड़ी बात थी। और मैच का बहुत अफसोस यूँ हुआ कि मैं एक दफ़ा श्रीलंका में था और शाम को 9 बजे बारिश शुरू हुई और सुबह 6 बजे तक हुई, और इस अरसे में ज़्यादातर मैं बैठा रहा, बारिश देखता रहा, लेकिन अगले दिन एक सिंगल कालमी ख़बर भी नहीं थी और एक ड्रॉप पानी भी सड़क पर मौजूद नहीं था। ये श्रीलंका जैसे हम जैसे मुल्क का दारुल हुकूमत था और उसके अंदर निकासी आपका और बारिश मैनेजमेंट सिस्टम का, रेन मैनेजमेंट सिस्टम इतना ज़बरदस्त था। ना इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा, ना सड़कें ख़राब हुई, ना पानी कहीं पर जमा हुआ, ना इस तरह, ऐसा नहीं है कि
वो शहर इस तरह मगर लगारी साहब, मैं चाहूंगी जरा हम जरा क्विकली आपसे ये पूछें कि आप इसका जिम्मेदार किसको समझते हैं? एक तो पूरी का पूरा सिस्टम जिम्मेदार है। उस सिस्टम में फेडरल गवर्नमेंट जिम्मेदार है, सिस्टम में प्रोविंशियल गवर्नमेंट जिम्मेदार है, हमारी जो कॉरपोरेशन है वो जिम्मेदार है, हमारे दूसरे इदारे जिम्मेदार हैं, हमारे सारे स्टेक होल्डर्स जिम्मेदार हैं, हम शहरी जिम्मेदार हैं। हम इसको नहीं समझते हैं कि ये हमारा शहर है। हम इस चक्कर में होते हैं कि हम किस तरह से इस शहर को ख़राब करें, इसका माहौल ख़राब करें। इसके अंदर खुदाई करते हुए एक इदारा इस बात की परवाह ही नहीं करता है कि ये सड़क अभी बनाकर यानी कि लगारी साहब किस्सा मुख्तसर कि हमें खुद बतौर शहरी भी इस शहर को ओन करना होगा, अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा। अगर हम ओन नहीं करेंगे तो ये शहर इसी तरह से तबाह होता रहेगा। और हमें अब ये समझने की ज़रूरत है, वक्त गुजरता जा रहा है, कराची हमारा, अगर हम चाहते हैं कि कराची ये शहर उसी तरीके से जैसे हमारे बचपन के ज़माने में रोशनियों का शहर था, साफ़ सुथरा शहर था, तो उसके लिए हमें खुद मेहनत करनी होगी। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन, एक और मेहनत की बात करते हैं जो कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब कर रहे हैं, और वो मेहनत है कश्मीर के हवाले से। वो केस लड़ रहे हैं कश्मीरी बहन भाइयों का जो कि जुल्म सितम सह रहे हैं। तकरीबन 55 रोज़ हो चुके हैं कश्मीर में कर्फ्यू को, और वहाँ पर जुल्म सितम भारत का जारी है। 74वां इजलास होने जा रहा है आज अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का, जिससे वज़ीर आज़म इमरान खान खिताब करेंगे। पूरी दुनिया की नज़रें वज़ीर आज़म के खिताब पे लगी हुई हैं कि वज़ीर आज़म आखिर ये मुकदमा पूरी दुनिया के सामने कैसे रखेंगे, कैसे उनके ज़मीर को झंझोड़ेंगे, और क्या उनके नुकात होंगे उनकी तकरीर के जिससे ये मामला वाक़ईतन उस तरीके से हाईलाइट होगा जैसे शायद अभी ना हो सका, या फिर पाकिस्तान अपनी पूरी कोशिशें कर चुका है। लगारी साहब, आप क्या समझते हैं कि अब तक जो पाकिस्तान की कोशिशें हैं वो काफ़ी हैं, और जो इमरान खान साहब आज तकरीर करने जा रहे हैं उनकी तकरीर के नुकात ऐसे क्या होने चाहिए? और तीसरा सवाल मैं साथ ही आपसे कर दूं कि कल आपने भी देखा होगा कि बरतानवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए इमरान खान साहब ने फिर कहा कि वाहिद मरकज़ हैं डोनाल्ड ट्रंप मसला कश्मीर के लिए। तो सर, वाहिद मरकज़, अभी तक हम डोनाल्ड ट्रंप को कैसे समझ रहे हैं? देखें, सूरत हाल बहुत ख़राब हो चुकी है। जो मुतासरा फरीक हैं उनकी ज़िंदगियाँ बहुत बड़ा सवाल निशान बनी हुई हैं। 80 लाख से ज़ायद अफराद कर्फ्यू की हालत में हैं, उनका नकलो हरकत पर बिल्कुल पाबंदी है। उसमें से जो पूरी लीडरशिप है वो जेलों के अंदर है। वो किसी भी जमात की लीडरशिप हो वो उसको बाहर नहीं रहने दिया गया है। और उसके अलावा तमाम लोग एक ऐसे लामतनाही जेल में रह रहे हैं जिसका अभी तक कोई लोगों को पता नहीं चल रहा है कि कब तक ये सूरत हाल बरकरार रहेगी। वहाँ जेलें आबाद हैं, जिंदान आबाद हैं, कैद खाने आबाद हैं, लॉकअप्स आबाद हैं, थाने बने हुए हैं, थानों के अंदर लोग हैं, हर जगह पर इंटरोगेशन सेंटर्स में लोग हैं, और बहुत ही लोगों को इज्तमाही तौर पर एक खौफनाक सूरत हाल से दो चार कर दिया गया है। ये कश्मीर की सूरत हाल है। हम इसको किस तरह से टैकल कर रहे हैं? हम इसको बहुत ही मिसाली अंदाज में टैकल नहीं कर पा रहे हैं। और हमने जितनी कोशिशें माजी में की थी, माजी भी हमारा माजी करीब तो बहुत ख़राब रहा है और हमने इस सिलसिले में बहुत कुछ नहीं किया है। हम जो अखलाकी मदद कर सकते थे वो भी हम नहीं करते रहे हैं। अब इमरान खान क्या उम्मीदें बांध कर बैठे हैं डोनाल्ड ट्रंप से, जिन्होंने मोदी की तकरीर के दौरान ख़ास तौर पर कश्मीर के बारे में की जाने वाली बातों के दौरान उनके चेहरे के और उनकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो बता रही थी कि उन्हें इस सूरत हाल पर कोई पशेमानी, परेशानी, तशवीश कोई चीज़ नहीं है। और अब भी ये समझ रहे हैं जनाब इमरान खान के ये मसला डोनाल्ड ट्रंप हल कराएंगे, जो कि सही नहीं है। मैं इसको सही नहीं समझता हूँ, और हो सकता है इनके लिए कोई नतायज बरामद हों, लेकिन कम से कम पहली खबर के तौर पर, और इसी पर ही लोगों को मुतमईन करेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, अच्छा आने वाले दिनों में इस बात, यार कर्फ्यू तो हटवा दिया ना, अब और क्या करें? लोगों को अब जो है नकलो हरकत की इजाज़त तो मिल गई, अब और क्या करें? आपको लगता है कर्फ्यू हट जाएगा लगारी साहब? कब तक? ये 1 साल तक कर्फ्यू रखेंगे? यानी 1 महीने से ऊपर हो गया, 1.5 महीना होने वाला है। कुछ नहीं हो पाया, 10 से मस नहीं हुए हैं मोदी साहब।
मैं वही कह रहा हूँ, हिटलर मोदी वही है अभी तक। इतनी बड़ी सूरत हाल है, इतनी ख़तरनाक सूरत हाल है, लोगों की ज़िंदगियां दाव पर लगी हुई हैं, लोग घरों के अंदर तदफीन कर रहे हैं, लोगों की अमवात हो रही हैं, ख़वातीन की हुर्मत नहीं रही है, और हर दरवाजे के ऊपर भारतीय फौजी खड़ा हुआ है, भारतीय सिक्योरिटी एजेंसियाँ खड़ी हुई हैं। और हम सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप से उम्मीद बांध के बैठे हैं। और हम डोनाल्ड ट्रंप से उम्मीद बांध कर बैठे हैं। मुझे अपने तौर पर तो मैं कह सकता हूं कि मुझे कोई उम्मीद नहीं है। पॉइंट टेकन। लगारी साहब, गुलाम मुर्तुन करें, उनसे बात करते हैं। मुर्तज़ा, वफाकी दारुल हुकूमत में आप बैठे हुए हैं, जो इस्लामाबाद के सियासी हल्के हैं, समाजी हल्के हैं, वहाँ पर क्या बातें हो रही हैं आज वज़ीर आज़म के खिताब को लेकर? जी बहुत शुक्रिया समिया। वज़ीर आज़म के ख़िताब को लेके बहुत से लोग जो हैं वो तो बिल्कुल लगारी साहब की जो सोच है, जो लगारी साहब ने शेयर किया अपने थॉट्स को, उनके साथ तकरीबन लोग जो हैं उनकी सोच मैच करती है। काफ़ी जो अपोजिशन की जमातें हैं उनमें तो ये सोच पाई जाती है कि ये दौरा जो है मुकम्मल तौर पे वो मकासद हासिल नहीं कर सका जो इस दौरे से हासिल करने चाहिए थे। अच्छा। बुनियादी तौर पे तनकीद की जा रही है उन जो जलसा किया है डोनाल्ड ट्रंप साहब ने मोदी के साथ, उस पे और उसमें होने वाली बातों पे। उसके बाद फिर जो डोनाल्ड ट्रंप साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें उनसे दहशतगर्दी के हवाले से सवाल किया गया, तो वो ईरान की तरफ आ गए जी। तो सवालात बहुत उठ रहे हैं। जिस तरह से पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हमारे इमरान खान साहब ने ये कहा कि वो सालस का किरदार अदा करने के लिए आर्बिट्रेशन कर लेंगे, तो अपोजिशन की जमातें जो हैं वो जब उनके रहनुमाओं से हम मिलते हैं, तो आज जिन लोगों से हमारी मुलाकात हुई, बातचीत हुई, उनका ये कहना था कि आप अगर सालस का किरदार अदा करना चाहते हैं, क्या आप बताना पसंद करेंगे कि यमन में आपके किसके साथ ताल्लुकात हैं, कौन से लोग हैं जिनकी जो आपकी बात सुन लेंगे, या किन को आप इस्तेमाल करेंगे, आपके पास कौन सा ऐसा अलादीन का चिराग है कि यमन वालों से आप बात कर लेंगे। सऊदी अरब में तो ठीक है आप बात कर सकते हैं, तो ईरान में भी आप बात कर सकते हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि एक फ़रीक वहाँ पे अगर इस सारे कज़िये को हल करना है तो फिर यमन वालों के साथ भी बात करनी होगी, तो फिर कैसे बात करेंगे, कौन से ऐसे स्टेक होल्डर्स हैं। तो ये सवालात उठ रहे हैं, लेकिन बहरकैफ हम ये भी हैं कि पाकिस्तानी हम अभी इस हद तक नहीं जा रहे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब की शख्सियत इस तरह की है कि वो कभी ये पता नहीं चलता कि वो किस वक्त कौन सी बात क्यों वो कर देंगे। तो ये अनप्रडिक्टेबल पर्सनैलिटी उनकी है, वो हमेशा अपनी कही हुई बातों के मुखालिफ चलना शुरू कर देते हैं। पाकिस्तान के पास बहुत ही अहम डेवलपमेंट के हवाले से पाकिस्तान का एक मरकज़ी किरदार है अफ़गानिस्तान में, और अफ़गानिस्तान में अभी जो फ़ैसला किया गया है वो ये है कि अमेरिका अभी यहाँ स्टे करना चाहता है। तो पाकिस्तान की हमायत के बग़ैर किसी तरह से भी ऐसा मुमकिन नहीं है कि वो यहाँ स्टे करें या यहाँ से जाएं। जो कुछ भी करना हो, जो भी फ़ैसला करना हो, उसमें पाकिस्तान के स्ट्रेटजिकली पाकिस्तान की अहमियत इसमें बहुत ज़्यादा है। दूसरी बात यह है कि जब यहाँ पे उन्होंने स्टे करना है या उन्होंने यहाँ से जाना है, तो उसके लिए पाकिस्तान की ज़रूरत है। तो पाकिस्तान भी चाहता है कि पाकिस्तान इस हवाले से बात करे, लेकिन इस दौरे में 2-3 इस तरह की बातें हो गई हैं जिसकी वजह से शायद वो जानबूझ के की गई हूँ, क्योंकि बहुत 22 साल से पॉलिटिक्स में हैं, हम भी तालिब इल्म हैं सियासत के और सहाफ़त के, तो हम भी समझते हैं कि उन्होंने 1-2 बातें की हैं कि अल-कायदा को ट्रेंड किया गया है, यहाँ से इस तरह की बात जो की गई है वो है। और दूसरा एक मुर्दा गड़ा उन्होंने उखाड़ दिया है। डेवरन लाइन का सवाल हुआ तो उनका ये कहना था कि ये अंग्रेज़ की खींची हुई लाइन है। ठीक है, तो बात ये है कि चलें, ऑपोजिशन तनकीद कर रही है, ज़ाहिर आपने कहा मुर्तज़ा, पॉइंट टेकन, कि सियासी समाजी हल्के भी इसी तरीके की सोच रख रहे हैं कि ये दौरा जो है उससे वो हम हासिल नहीं कर पाए जो हमें करना चाहिए था। लेकिन अभी ज़ाहिर आज का खिताब है, इस पर नज़रें हैं पूरी दुनिया की, देखते हैं कि वज़ीर आज़म उस खिताब में किस तरीके का स्टांस अपनाते हैं। और ज़ाहिर हमें उम्मीद है कि वज़ीर आज़म के खिताब में वो अहम नुकात होंगे जिससे कि हम कोशिश करेंगे कि आलमी दुनिया का ज़मीन झंझोड़ सकें। लेकिन ज़ाहिर है वफाकी दारुल हुकूमत में सिर्फ ये नहीं हो रहा मुर्तज़ा, जो अपोजिशन है वो भी बहुत कुछ सोच के बैठी हुई है, और ये भी बातें हो रही हैं कुछ दिनों में ना सिर्फ मौसम तब्दील होगा 1-8 महीने में, बल्कि बहुत कुछ तब्दील हो जाएगा वफाकी दारुल हुकूमत समेत पंजाब का भी। तो मौलाना साहब जो हैं वो तो लॉकडाउन करने के पूरे मूड में हैं। कौन कौन जमातें हैं जो वाक़तन उनका साथ देंगी जब हम देखेंगे कि वाकई ग्राउंड रियलिटीज़ जो हैं उनके हवाले से आप क्या बताएंगे?
फिलहाल तो लग रहा है कि पीपल्स पार्टी भी साथ है, फिलहाल नून लीग भी साथ है, लेकिन जब वो धरना देने के लिए बैठ जाएंगे, लॉकडाउन करेंगे, तो पहली बात वो जमातें उनके साथ होंगी और दूसरी बात मुर्तज़ा उसमें मजहब कार्ड का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। जी, बहुत ही अच्छा आपका क्वेश्चन है कि इसमें जो रिलीजन कार्ड है वो यूज़ होगा या नहीं होगा। बुनियादी तौर पे जब रोशन ख्याल जमात समझी जाती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी, इसीलिए मौलाना साहब बार बार कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दरख्वास्त करते हैं कि वो उनके लॉकडाउन को ज्वाइन करें। वो तो उन्होंने नाम भी चेंज कर दिया है, आज़ादी मार्च का नाम कहा है। इसी तरह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के कायद जो जेल में हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, उन्होंने तो डिसीजन दे दिया है कि मौलाना फजल रहमान के लॉकडाउन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जाएगी। अब वो वहाँ किस हद तक जाएगी, किस तरह से बात होगी, ये 30 सितंबर को मियां शहबाज शरीफ के घर में ही इजलास होने जा रहा है। अच्छा। उसमें ये खबर आपके प्रोग्राम के हवाले से है कि उसमें अनाउंस कर दिया जाएगा कि हम मौलाना साहब के लॉकडाउन में जाएंगे। जो आज़ादी मार्च है उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज बतौर जमात, ये तो हो गया मुस्लिम लीग नून, लेकिन मैं चाह रही हूं पीपल्स पार्टी का जरा आप मुझे बताएं कि वो अभी तक कंफ्यूजन है कि ना उस तब्दीली हम चाहते हैं, अगर वो होगी तो ठीक है हम साथ होंगे। अच्छा, ये एक बड़ा बेहतरीन सवाल इस तनाज़ुर में भी है कि अगर आप इस लॉकडाउन को आपने देखना है तो आपको थोड़ा सा पंजाब की पॉलिटिक्स भी देखनी होगी। हाँ, पंजाब की सीट्स एडजस्टमेंट भी देखनी होगी। बिल्कुल, बिल्कुल। पंजाब में पीपल्स पार्टी के पास इस मरतबा क्या कुछ है, क्या उस वक्त जो लॉकडाउन होगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी वो कह चुके हैं कि जनवरी जो है 2020 तब्दीली का साल होगा, हुकूमत नहीं होगी ये, और इस हवाले से बात उन्होंने की है, बड़ी जिम्मेदाराना बात की है। लेकिन उसमें बात तो उन्होंने बता दी कि ये होगा, लेकिन बात ये है कि अब उस लॉकडाउन के ज़रिए से होगा या लॉकडाउन के बगैर होगा या क्या होगा, ये अभी चीज़ें जो है वो तय होना बाकी हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो तो क्लियर है कि वो जाएगी, और इसमें और दूसरी बात और एक है कि ये नवंबर में होगा। अच्छा, ये अक्टूबर में नहीं होगा, 30 सितंबर को ही जी नवंबर में होगा। ठीक है, और नवंबर की तकरीबन तीसरे हफ्ते की डेट जो है वो फाइनल की जा रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास क्योंकि इस वक्त पंजाब में MNAs या MPAs की तादाद नहीं है और वो इसलिए वहाँ से मोबिलाइज भी नहीं कर सकेंगे, लेकिन पार्टी के तौर पे उनके चलें ये तो फिर हम देखेंगे। ज़ाहिर आप हमें खबरें जो देते हैं वो खबरें होती तो ठीक हैं और हम आपसे लेंगे भी आगे भी जाके खबरें। बहुत शुक्रिया गुलाम मुर्तज़ा, हम ब्रेक ले रहे हैं और जो मुर्तज़ा ने हमें खबर दी है उस खबर पर ज़रा तज्जिया लेंगे। नज़ीर लगाई साहब हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, आप भी हमारे साथ ही मौजूद रहें इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जो नाजरीन, इस तरह हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि जो लॉकडाउन है मौलाना साहब का ये कब होगा, किस तरह होगा, कौन कौन सी बड़ी सियासी जमातें इसका हिस्सा होंगी। तो गुलाम मुर्तज़ा ने खबरें दी कुछ और उन्होंने कहा कि 30 सितंबर को जो मियां शहबाज शरीफ की राइशगाह पर एक इजलास होगा, एक मीटिंग होगी, उसमें ये तय होगा कि नवंबर के तीसरे हफ्ते में जाएगा ये लॉकडाउन। और इसमें अभी तक नून लीग तो ऐलान कर देगी, उसी 30 सितंबर को ऐलान कर देगी। अलबत्ता पीपल्स पार्टी अभी भी कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन का शिकार नजर आती है। अब ये देखना होगा कि जब अमलन ये आएंगे लॉकडाउन करने के लिए तो कौन कौन इनके साथ होगा, कौन कौन चेहरे होंगे जो मौलाना साहब के साथ आके लॉकडाउन करेंगे। लेकिन अभी आप लोगों पे ब्रेक आने से पहले एक खबर और हमारी नज़रों के सामने से गुजरी, वो थी वज़ीर आज़म की साबिक़ एहलिया रेहाम खान का वीडियो पैगाम। और वो ये कहती हैं कि जी मौलाना साहब की जो ताकत है वो किसी के पास नहीं है और जो कुछ मौलाना साहब को पता है वो आकर दुनिया को बता दें। तो ये मुझे समझ में नहीं आई है लगारी साहब कि आपको समझ में आई है कि मौलाना साहब को ऐसा क्या पता है जो शायद रेहाम खान को नहीं पता और उन्होंने एक किताब भी लिख दी थी। मौलाना साहब की जो वसाइल हैं और ज़राए हैं खबरों के बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा। और मौलाना साहब को बहुत सी चीज़ों का पता होता है और मौलाना साहब अगर नाम नहीं लेते हैं ना तो एक छोटी सी अलामत छोड़ देते हैं, उसी से चीज़ें। आपकी मुलाकात भी तो हुई है कुछ दिनों पहले? हाँ, मेरी मुलाकात भी हुई थी और उससे पहले जब वो असल बात की थी एक ज़माने में उन्होंने कि जनाब हमारे इलाके की खातून शौहर का नाम नहीं लेती हैं, तो वो अपने रहमतुल्लाह शौहर का नाम लेते हुए फिर अस्सलाम वालेकुम निक्केदा अब्बा और अस्सलाम वालेकुम निक्केदा अब्बा, तो वो निक्केदा अब्बा की अलामत जो इस्तेमाल की थी मौलाना ने वो उस वक्त मैं मौजूद था।
और जिस तकरीब में उन्होंने की थी। मौलाना कुछ चीज़ों का पता भी होता है, मौलाना को कहने का अंदाज़ भी है, तो इसलिए मौलाना यकीनन बहुत सी चीज़ों से बाखबर होंगे। अच्छा। और बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी जो रिहाम खान को मालूम है कि वो मौलाना को ही पता होगा, और मौलाना अगर वो चीज़ें सामने लाएंगे तो उनमें चार चांद लग जाएंगे। शायद इन ऐसी चीज़ों का वो इससे उनसे तवक्को रखती हैं मौलाना साहब से। मौलाना साहब की यकीनन तैयारियां हैं। मौलाना साहब ने अब तक जितने भी रैलियां निकाली हैं सिंध में, पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में, वो रैलियां बेमिसाल रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मौलाना का जो अंदाज़ है या मौलाना का जो बेसिक स्टैंड है, ज़ाहिर है वो एक मजहबी जमात है, और उस मजहबी जमात की कोई एक सदी से भी ज़्यादा की अपनी एक तारीख़ है, और उस तारीख़ के हिसाब से ही मौलाना चलते हैं। मौलाना अपनी पार्टी में पिछली एक सदी की जो बड़ी शख्सियात हैं उनमें आप शामिल हो गए हैं। मौलाना जो मौलाना हुसैन अहमद मदनी थे, या जो मौलाना मुफ्ती महमूद साहब थे, या उनसे पहले मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी, या उनसे पहले जो मौलाना अबुल हसन अली नदवी, इस तरह की जो बड़ी शख्सियात थीं, उन बड़ी शख्सियात के पहलू ब पहलू ये या शेखुल हिंद थे, या उसके बाद मौलाना अबैदुल्ला सिंधी थे, तो उसके बाद मौलाना उस रिवायत के एक बड़े आदमी के तौर पर सामने आते हैं। लेकिन एक बात और भी हम ज़रूर पेश नज़र रखें कि 9/11 के फ़ौरन बाद पाकिस्तान में होने वाली इलेक्शन में मौलाना को खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत देनी पड़ गई थी। सही। तो ऐसे आलम में जब ये सोचा जा रहा था कि इस्लाम को और टेररिज्म को एक दूसरे के साथ नत्थी कर दिया गया है, और वेस्ट जो है ये पोस्टर पाकिस्तान का देना चाहता है, या जिस तरह से बुश ने ये कहा था कि ये क्रूसेड वार शुरू हो गई है, ये सलीबी जंग का, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि लगारी साहब कि ट्रम्प कार्ड अभी भी है मौलाना साहब के पास? मेरे ख्याल में मौलाना साहब के हाथ में बहुत कुछ है। अच्छा, लेकिन मैं इस बात का अगर खदशा है, या अगर हमारा दिल डरता है, या हमें खौफ होता है, वो ये होता है कि डेमोक्रेसी डीट्रेक ना हो जाए। ठीक है। हम ये चाहते हैं कि जमहूरियत को डीट्रेक ना उतर जाए, और अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान जमहूरियत की पटड़ी पर नहीं रहा तो फिर पाकिस्तान में जमहूरियत सवाल या निशानी होगी, पाकिस्तान का अपनी खुद मुख्तारी और सलामती भी पॉइंट। लेकिन लगारी साहब ज़ाहिर बहुत कुछ नहीं है, ज़राए भी कह रहे हैं कि बहुत कुछ बदलने को है। कुछ पंजाब की सियासत में भी हम तब्दीलियों की खबरें सुन रहे हैं, बड़ी ऐसी आवाज़ें आ रही हैं कि पंजाब की सियासत में कुछ बड़ी तब्दीलियां आने वाली हैं। तो वो कौन कौन से चेहरे तब्दील होंगे, और फिर लॉकडाउन में पीपल्स पार्टी का क्या किरदार रहेगा? इमदाद सोमरा में ज्वाइन करें, उनसे जानते हैं। इमदाद, आप रिपोर्ट करते हैं तमाम तरह खबरों को, बड़ी गहरी नज़र होती है आपकी। पहले तो मुझे बताएं कि पीपल्स पार्टी क्या सोच के बैठी है? क्या अभी तक वो जो इन हाउस तब्दीली वाला मामला है उस पर कुछ कन्फ्यूजन दूर हुई है? होंगी मौलाना साहब के साथ? अब तो नवंबर की खबरें आ रही हैं, नवंबर में होगा लॉकडाउन। बिल्कुल, लॉकडाउन जब भी होगा पीपल्स पार्टी ने एक चीज़ तय कर रखी है कि किसी भी धरने या लॉकडाउन का हिस्सा नहीं बनेगी। बिलावल भुट्टो बार बार कह चुके हैं पार्टी के अंदर भी और इजलासों के बाहर भी, प्रेस कॉन्फ्रेंसों में भी, कि वो अपने उसूली मौक़िफ़ पर कायम रहेंगे। 2014 का धरना अगर उनका कहना है कि उसका उन्होंने साथ नहीं दिया था, तो अब के धरने का भी वो साथ नहीं देंगे। अलबत्ता जो हुकूमत को गिराने की जो तहरीक होगी, अवामी तहरीक, उस तहरीक में वो बराबर के शरीक भी रहेंगे, और अगर मौलाना साहब वहाँ पे धरना देंगे तो वो जलसे करेंगे। ये उनका एक उसूली मौक़िफ़ है। लेकिन साथ साथ बिलावल भुट्टो इन हाउस तब्दीली की तरफ कोशिश कर रहे हैं कि सियासी जमातों को राज़ी किया जाए, और क्योंकि जो उन्होंने अहम नुक्ता रखा है वो पीपल्स पार्टी के रहनुमा को कहना है कि वो इम्पॉर्टेंट नुक्ता वो ये है कि अगर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बगैर हम जाते हैं, हुकूमत तो दोबारा धांधली अगर हो गई, फिर हम सारे सड़कों पर होंगे, तो इस तरह कितनी बार चलेगा कि बार बार इलेक्शन करवाएं और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हो ना। तो पहले इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की तरफ आएँ और उसके बाद धांधली की तरफ, उसके बाद जो है वो इलेक्शन की तरफ जाएँ, ताकि धांधली से बचा जा सके। उसके लिए बेहतरीन तरीका ये है कि इन हाउस तब्दीली लाई जाए, लेकिन इमदाद ये इन हाउस तब्दीली कैसे लाई जाएगी? क्योंकि ये भी सुनने में आ रहा है कि वो वजीर आजम को तब्दील करना चाहते हैं, वजीर आजम का चेहरा तब्दील करना चाहते हैं, और वो चेहरा जो होगा वो इसी जमात का होगा, लेकिन कोई और होगा। लेकिन ये मुमकिन कैसे होगा इमदाद?
अब इसके ऊपर अभी ये बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे इस तरह की बातें, क्योंकि हुकूमत को गिराना मकसूद है। पीपल्स पार्टी कहती है कि हुकूमत को गिराया जाए, पार्लियामेंट कंटिन्यू रहे। जैसे गिलानी साहब चले गए थे, नवाज शरीफ साहब चले गए थे, तो पार्लियामेंट ने अपना टर्म पूरा किया था। पीपल्स पार्टी का फोकस है कि पार्लियामेंट अपनी टर्म पूरी करे। इमरान खान मसला है, इमरान खान को निकालकर तहरीक इंसाफ के साथ इस बात पर बात की जा सकती है कि वो अपना कोई काबिल कबूल चेहरा सामने ले आए। अब इस पे जो है वो क्योंकि अभी इनिशियली ये सारी चीज़ें चल रही हैं, मौलाना साहब को भी इस पे राज़ी करने की कोशिश की जा रही है और इस तरह की चीज़ें जो होंगी ये अभी बिल्कुल प्रीमेच्योर स्टेज पे है। लेकिन पीपल्स पार्टी किसी तौर पर भी पार्लियामेंट को घर भेजने के लिए आमादा नहीं हो रही। और उसके अलावा बिलावल भुट्टो ने अपने जो 4-5 पॉइंट्स दिए हुए शुरू से लेकर, जो पहली मीटिंग हुई थी आपको याद होगा कि जब ये पार्लियामेंट वजूद में आई थी, तो उसके बाद शहबाज शरीफ के कमरे में पहली मीटिंग हुई थी अपोजिशन जमातों की। उसमें जो बिलावल भुट्टो ने नुकात रखे थे वो उन नुकात पर चाह रहे हैं कि अपोजिशन साथ है। पार्लियामेंट की बालादस्ती, सिविलियन सुपरमेसी होगी, उसके अलावा मिसिंग पर्सन्स का इशू है, बुनियादी इंसानी जमहूरी हुकूक और रिफॉर्म्स, ये वो मामला हैं जिसको वो समझ रहे हैं, जिस पर अभी बात हो सकती है। और जाहिर है इस बात के बाद अपना जो एक फाइनल लाएअमल है वो पीपल्स पार्टी दे देगी। बहुत शुक्रिया आपका इमदाद सोमरो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।